नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और मैं हूं प्रकाश प्रियदर्शी। ईटी नाउ स्वदेश की बजट यात्रा अब मेरठ पहुंच चुकी है, जिसकी पहचान देश के स्पोर्ट्स सिटी के तौर पर है। ओवरऑल स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट में मेरठ की जो हिस्सेदारी है करीब करीब 42% के आसपास है। अगर आप दूसरी इंडस्ट्रीज पर नजर डालें, जिसमें टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, शुगर जैसी इंडस्ट्री शामिल हैं, जो कि मेरठ की पहचान एक इंडस्ट्रियल हब के तौर पर कराती है। लेकिन पिछले एक साल के दौरान हालात बदले हैं। जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज और टैरिफ रिलेटेड डिसरप्शंस की वजह से इंडस्ट्री को तमाम तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि यूनियन बजट 2026-27 काफ़ी नज़दीक है, लिहाजा हम मेरठ पहुंचे हैं और उन इंडस्ट्रीज प्लेयर से, इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव से बात करने की कोशिश करेंगे कि उनके सामने किस तरह की चुनौतियां हैं, वो इसका सामना किस तरीके से कर रहे हैं और साथ ही साथ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर से उनकी क्या डिमांड्स हैं। हम मेरठ में अलग अलग इंडस्ट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके हेडक्वार्टर्स पे हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि बदले हालात में जब हम तमाम तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जो कि ग्लोबल मार्केट से आ रही हैं, उसमें उन चुनौतियों का सामना वो कैसे कर रहे हैं, उनके सामने किस तरह के कंसर्न्स हैं, चैलेंजेस हैं, सरकार को किस तरह की मदद करनी चाहिए, आगामी बजट में इन चैलेंजेस को किस तरीके से एड्रेस किया जा सकता है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में इन चैलेंजेस से निकलकर इंडिया कैसे डेवलप्ड कंट्री 2047 का जो टारगेट है गवर्नमेंट का, वो अचीव कर पाएगी। आइए। The government is rightly supporting the startups, but I think we need an equal support to the traditional manufacturers, the generational manufacturers. They want to upgrade and modernize, but there is very limited incentives for people like us, and it's high time that the government needs to bring in low-cost financing as well as other incentives for these upgradations and modernizations. Any specific concern that you are facing, the challenges that you are facing at this point of time? Challenges are in terms of growing the business. The cost of finance from MSMEs is very high in comparison to the big organizations, which is a challenge. Plus, even the availability of real estate is a problem. We are at a point where we are looking for bigger land parcels, but the availability is very low. There are no developers, there is no support from the government, and that's a challenge for us. Okay, so your demand from the union budget. I am Pankaj Gupta. I am running Transformer Industries. ट्रांसफार्मर में जो मेटालिक रॉ मटेरियल है, इट इज़ वेरी अनसर्टेन, और ड्यू टू दैट अनसर्टेनिटी आवर प्रोडक्ट्स कॉस्ट इज़ वेरी हाई। गवर्नमेंट को उस जो रॉ मटेरियल है उसको कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है, लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, then CRGO, everything is going so high. The cost has become so high in the government tenders, because in the government tenders, once we fix the price, it is very difficult to increase the price when we supply the material. So you are suggesting government to reduce basic custom duty on raw materials in the upcoming budget. Custom duties as well as the domestic, control should also be here. We are finding a lot of difficulties to supply the material in the quoted prices. Right. So here we are running in loss also. In addition to that, एक important चीज़ जो पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक फ्रंट पे कदम उठाए हैं, चाहे वो GST रेट रैशनलाइजेशन से रिलेटेड हो या कंप्लायंस सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड हो, आपको लगता है कि ये सफिशिएंट है और या फिर गवर्नमेंट को कुछ और मेजर्स लेने चाहिए, और क्योंकि बजट से बेहतर वक्त नहीं हो सकता है, आपकी इसमें क्या राय है? MSME basically is a small industry and with a limited capital. और वो कैपिटल सारी स्टक हो जाती है गवर्नमेंट से के पास। अभी जैसे हमारे केस में इन्वर्टेड स्ट्रक्चर आया है, तो हम गवर्नमेंट से यही चाहेंगे कि उसकी पैरिटी बिठाए, या तो 18% करे, हम ये नहीं चाहते 5 ही करे, या तो 5 करे या 18 कर दे। इनपुट आउटपुट शुड बी द सेम। कैपिटल पे जो इनपुट है उसका हम ITC नहीं ले सकते। तो वी एक्सपेक्ट दैट गवर्नमेंट शुड सी ऑन इट and rationalize this. Okay.
Let me ask one question on sports industry. Since you are representing a sports industry, since you are facing a lot of challenges from the external sectors, we have tariff-related disruptions as well. What are the impact that you are facing at this point of time? One of the major challenges we faced, we have to shrink our profit to meet the global competition. First aspect. Second aspect, what is happening right now, most of the preferential for the trade is given to China, Vietnam, and Indonesia. We are expecting US market to grow rapidly, and it was growing from last few decades. And government need to think about how we can mitigate this challenge of 50% tariff on Indian products, because this will again boost up the domestic market. As an exporter, we always try to capture the large chunk. If we go and focus on small countries and country by country, little small exports, that can be another way to mitigate the global challenge of especially US trade war. But that will again take a long term. Finance Minister first compliance is to reduce the compliance cost on MSME. That is the major challenge MSME is facing as of today, cost of compliance. Second challenge is facing with number of GST slabs. They have reduced the tax slabs, but they need to work on one single tax slab for the industry specifically. या सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप किस इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और आपके क्या कंसर्न्स हैं और बजट में से क्या उम्मीदें हैं इस बार आपको? जो गवर्नमेंट को कुछ बेनिफिट्स हैं एक्सपोर्ट के इंजीनियरिंग गुड्स के लिए पर्टिकुलरली, वो कुछ ऐसे बढ़ाने चाहिए कि चाइना के साथ जो हम कंपटीशन फेस कर रहे हैं वो कंपटीशन ना हो और हम वी कैन एक्सपोर्ट वाइडली. रॉ मटेरियल जैसे आयरन एंड स्टील है, इस पे 18% ड्यूटी है. इट शुड बी डिक्रीज्ड. एंड दिल्ली एनसीआर में जो पॉल्यूशन के नॉर्म्स आ गए हैं उसकी वजह से वी आर यूजिंग सीएनजी गैस, और सीएनजी गैस पर गवर्नमेंट क्रेडिट जीएसटी क्रेडिट नहीं दे रही. ये एक बहुत बड़ा इशू है. तो जीएसटी का क्रेडिट हमें सीएनजी जो गैस इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए है या हम अपने जनरेटर्स चला रहे हैं उस पर सब पर सीएनजी का जीएसटी क्रेडिट गवर्नमेंट को फ़ौरन इस बजट में अलाउ कर देना चाहिए. सेकेंडली, जो एमएसएमई में जनरली प्रोप्राइटरी यूनिट्स हैं, पार्टनरशिप यूनिट्स, स्मॉल यूनिट्स हैं, माइक्रो यूनिट्स हैं, उनके लिए इनकम टैक्स में कोई गवर्नमेंट कभी कोई बेनिफिट नहीं देती पर्टिकुलरली. तो मैं समझता हूँ प्रोप्राइटरी यूनिट्स, पार्टनरशिप यूनिट्स, जो स्मॉल माइक्रो यूनिट्स हैं, जो बैकबोन है हमारी, उनको कुछ ना कुछ स्पेशल इनकम टैक्स में रिलीफ या कुछ स्पेशल बेनिफिट जरूर मिलना चाहिए. Tell me about yourself, the industry you are representing, and also the concerns that you are facing at this point of time, and your expectation from the Union Budget 2026-27. I'm A.N. Malhotra. We are making transformers and we are also making electronic sports goods, which we are exporting. And the recent problem is that the market has become so volatile that all metals, copper, aluminium, silver, gold, they have risen so sharply. And I don't understand what is the reason for it. There's no demand increase. So why they should be increased? So those who are making government supply, they have already committed the prices. So how can they supply on those old prices with this escalation of the raw material price? Okay, so specific recommendations? There should be government control on these prices. Okay. Is there a cartelization or whatever is the reason? I don't know. But this must be contained. And secondly, I am also making electronic sports goods. Now the export is affected because of the tariffs. Right. US tariff, there is almost no export. But at the same time, the import is also affected because the dollar has risen. So all our components import price has gone up exorbitant. So that is the major cause. The raw material input has increased and the output, the sales has decreased. It has decreased. आप बताएं कि जिस इंडस्ट्री को आप रिप्रेजेंट करते हैं क्या कंसर्न्स इस वक्त है और क्या डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड बढ़ाने के लिए, कंजम्पशन बढ़ाने के लिए इनफैक्ट कई तरह के इंपॉर्टेंट डिसीजंस गवर्नमेंट ने लिए हैं और कौन-कौन से मेजर्स लिए जा सकते हैं ताकि जो डिमांड है उसमें बढ़ोतरी हो, कंजम्पशन में बढ़ोतरी हो? मेरे गवर्नमेंट के लिए इस बजट में 2 स्पेसिफिक सजेशंस हैं. एक तो जैसा आपने कंजम्पशन बूस्ट करने के लिए की बात कही, हम कैपिटल इक्विपमेंट सप्लायर हैं. हमारा सप्लाई तब इंक्रीज़ होता है जब नए प्लांट्स, नया कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है. आज की डेट में फर्टिलाइज़र सेक्टर की अगर हम बात करें, कोई भी एक फर्टिलाइज़र प्लांट से जो फर्टिलाइज़र निकलता है 90% ऑफ द फर्टिलाइज़र कॉस्ट इज सब्सिडाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. 3,500 रुपये का एक फर्टिलाइज़र का 50 किलो का बैग होता है, उसमें 3,000 रुपये या 3,200 रुपये तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करती है.
तो गवर्नमेंट वहाँ पे कहीं ना कहीं अपना हाथ रोक रही है। अब या तो वो तो अपना, आप ये कह रहे हैं कि जो पर बैग सब्सिडी की जो रकम है उसमें बढ़ोतरी की जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि या तो गवर्नमेंट अपना बजट बढ़ाए फर्टिलाइजर सब्सिडी देने का, या फिर कहीं ना कहीं उन्हें प्राइस फार्मर्स को पास ऑन करना पड़ेगा। तो एक दो चीज़ें हैं कि अगर गवर्नमेंट ओवरऑल सब्सिडी की अमाउंट में बढ़ोतरी करती है, जी, बजट की फॉर एग्जांपल करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए 1.67 लाख करोड़ के आसपास है, मान लीजिए ये 2 लाख करोड़ भी हो जाता है, जी, तो आप ये इंश्योर गवर्नमेंट करेगी कि सफिशिएंट इंपोर्ट हो ग्लोबल मार्केट से, या डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स जो है सफिशिएंट प्रोड्यूस करें सो डैट कि मार्केट में अवेलेबिलिटी में कमी ना आए। Correct. लेकिन उससे अगर पर बैग सब्सिडी में बढ़ोतरी नहीं होती है तो उसमें प्रोड्यूसर्स को कैसे फ़ायदा होगा? सो द थिंग इज़ कि अनलेस गवर्नमेंट वो जो नए फर्टिलाइजर प्लांट्स लगने हैं उनके प्रपोजल्स पे हाँ नहीं करेगी, जिन पे बहुत स्लो चल रही है, तब तक जो है हमारे जैसे कैपिटल Domestic गुड capacity नहीं डोमेस्टिक कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी। देयर इज़ नो पॉइंट कि हम सब्सिडी भी दे रहे हैं और वो सब्सिडी का पैसा एक्चुअली इम्पोर्टर्स को जा रहा है। राइट। सेकेंड पॉइंट मेरा ये है कि हम लोग एज कैपिटल गुड बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स हम लोग स्टील की बाइंग करते हैं। स्टील इज़ नॉट अवेलेबल ऑन MCX। आई डू नॉट नो वाई, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड लुक कि बजट में हाउ दे कैन गेट स्टील ऑल्सो इनटू MCX so that a small buyer of steel can hedge his steel prices। जो हम 6 महीने में इक्विपमेंट बना के भेजते हैं वो उसके प्राइस हम हेज कर सकें, क्योंकि स्टील में भी उतनी वॉलेटिलिटी आ गई है जितनी कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम या उन सब में थी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये वैलिड पॉइंट है। उम्मीद ये की जा सकती है कि सरकार इसको कंसीडर करेगी। आपके क्या स्पेसिफिक सुझाव, डिमांड्स और कंसर्न्स हैं? जो मेजर चैलेंज अभी हमारे रिसेंट आया है कि पहले हम लोग सीमेंट पे गवर्नमेंट ने सितंबर में GST रिड्यूस किया था फ्रॉम 28 इट केम डाउन टू 18, तो 10% का सीमेंट बायर्स ने हमें रेट्स में पास ऑन किया। लेकिन वो जो 10% का पास ऑन हुआ वो सिर्फ 2 महीने हुआ। अभी वापस सारी सीमेंट कंपनीज ने कार्टेलाइजेशन करके रेट वापस बढ़ा दिया है, तो जो 10% इंक्रीज कर दिया है। इनपुट क्रेडिट जो पहले 28 था वो 18 रह गया, लेकिन हम सीमेंट का प्राइस सेम दे रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम कार्टेलाइजेशन की है, क्योंकि सारी सीमेंट कंपनीज, आप कोई भी सीमेंट खरीदेंगे एक ही रेट मिलेगा सभी कंपनीज का। तो सीमेंट जो है इंडस्ट्री के अलावा बाकी कॉमन मैन जो भी अपना घर बना रहा है, कोई बिल्डिंग बना रहा है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये एक कॉमन मैन पे हम भी जो महंगा होगा हमारा प्रोडक्ट वो कॉमन मैन पे ट्रांसफ़र होगा। हम बिल्डर्स को देते हैं, बिल्डर आगे कॉस्ट ट्रांसफ़र करेंगे। तो एक तो ये बहुत बड़ा चैलेंज, ये तो GST से रिलेटेड हुआ। GST से रिलेटेड है ये वाला इशू। उसके अलावा मेरा ये गवर्नमेंट से अनुरोध है कि अगर इस बजट में या किसी अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो टैक्स गवर्नमेंट हमसे ले रही है GST का, अगर 1% भी हमें वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ईयर मार्क कर दे कि ये पैसा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस एरिया से भी टैक्स आ रहा है, मान लीजिए मेरठ से जो भी टैक्स आ रहा है उसका 1% अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मार्क कर दे तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कंडीशन बहुत सुधर जाएंगी। मेरठ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर की, रोड्स, इंडस्ट्रियल एरिया की रोड्स वगैरह की और सीवेज की स्पेशली बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं। I'll come to you again, but the one important thing which is with regard to the implementation of labor codes, in fact the government has already issued a draft notification after a gap of 5 years. You were saying something. Is there any specific concerns with regard to the new labor codes? There are 4 labor codes now, which will be effective from 1st of April 2026 now. Right. Now the problem is that simplification has been done and the compliances have been reduced. Now the MSME industry has to file one return annually only. Right. But at the same time, if you don't comply at the right time, the penalty have been shot up in very high. Number 2 point I want to raise is that for MSME industries, this labor class is very important. Right. And the labor is not available. Whatever the minimum wages they have fixed, say about 11,000 rupees or 12,000 rupees, even at that price the labor is not available. So we are facing on the both counts. Our taxes are being increased, we are deprived of the labor. So this is very great concern. Valid point noted. One thing that I would like to ask you, sir, this is with regard to the announcement which has been made by the government in terms of providing relief to the exporters amid a complex geopolitical situation. The cabinet has recently announced some sort of financial package. Are you satisfied with that? Not exactly. Previously, we used to have lot many of drawbacks, right? Exporters already demanded to revive that drawback, I think, so that would again
give us some sort of hand holding along with the financial package they have given us. अभी राइट टाइम है, बजट नज़दीक में है, तो आप कोई इमीडिएट रिलीफ दैट यू आर सीकिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट? Government really need to work out on this 50% tariff from the US so that we can again boost up the potential that we are getting from the US market. सर आपको क्या लगता है कि कौन कौन से स्पेसिफिक सुझाव जो आप गवर्नमेंट को देना चाहेंगे, रिकमेंडेशंस जो गवर्नमेंट को देना चाहेंगे ताकि ओवरऑल जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो बढ़े? seeing the conditions, seeing the circumstances of micro industries, उनके लिए जो compliances हैं गवर्नमेंट के, that should be ease out. जैसे हमारे जितने भी लॉज हैं, लेबर लॉ है या जीएसटी का है, उसके अंदर हार्शनेस नहीं होनी चाहिए. दूसरा, बैंक से हम लोगों को जो फाइनेंसेस हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट शुड आल्सो बी रिड्यूस्ड. China is a very big manufacturing competition to India. और चाइना में अगर आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के देखेंगे तो जो ड्यूटी ड्रॉबैक्स हैं चाइना में वो बहुत अच्छे हैं. दे आर गेटिंग स्ट्रेट अवे 13% ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक्स. हम चाइना कहीं कोई नेगोशिएशंस के लिए जाते हैं तो दे गिव स्ट्रेट अवे 13% रिबेट ऑन देयर कॉस्ट. इंडिया के पास वो ऑप्शन ही नहीं है कहीं से कहीं तक, रादर वो कम कर दिए हैं. तो इसके लिए वी हैव टू वर्क टूवर्ड्स इट. हमें चाइना को काउंटर करना है, हमें ग्लोबल कंपटीशन अपनी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी है. तो हमारे को कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को ही हमें ये हैंड होल्डिंग देनी पड़ेगी. हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो इंसेंटिव्स चाइना के पास बहुत बड़े हैं. हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट के बिना हम नहीं कर पाएंगे. ईटी नाउ स्वदेश की बजट यात्रा मेरठ पहुंच चुकी है और हम इस वक्त एक इस्टेब्लिशमेंट पे हैं जो तमाम तरह के जो ग्लोबल स्टैंडर्ड के स्पोर्ट्स गुड्स हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है, ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट भी करती है. और हमारे साथ इस इस्टेब्लिशमेंट के सीईओ जिसको कि नैल्को के नाम से जाना जाता है, मिस्टर अंबर आनंद है. आपका स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश. धन्यवाद. जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त बनी है, खासकर आपकी इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और मेरठ में जो इंडस्ट्री है जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड के इक्विपमेंट्स बना रही हैं, ग्लोबल मार्केट में आपकी पहुंच है, वैसे में जो चैलेंजेस आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से, उसका क्या इम्पैक्ट अभी तक दिख रहा है? ये जो आजकल जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, टैरिफ सिचुएशन चल रही है, उसमें इफेक्ट तो आया है. पर जैसे कि हमारे यहाँ से दो तरह के, हम स्पोर्ट्स गुड्स में कहते हैं कि दो तरह के एक्सपोर्ट होते हैं, दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं. एक हम ब्रांड एक्सपोर्ट कहते हैं और एक जेनरिक एक्सपोर्ट होता है. तो जो ब्रांड एक्सपोर्ट है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया है बिकॉज हर जगह उसमें क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू बिकता है, टेंडर्स बिडिंग के थ्रू वर्ल्ड वाइड बिकता है, तो वो तो चल रहा है. पर जो जेनेरिक एक्सपोर्ट्स हैं जो और कंट्रीज बनाती हैं या और जगह भी बनता है, वहाँ पे करीब 25 से 30% का मार पड़ी है इंडियन इंडस्ट्री को. ओके. मैं देख रहा हूँ कि तमाम तरह के प्रोडक्ट्स हैं. क्या ये किसी स्पेसिफिक मार्केट को ध्यान में रखकर बनाया गया है या आप मल्टीपल ग्लोबल मार्केट को टैप कर रहे हैं? देखिए, जो जेनेरिक प्रोडक्ट होते हैं वो तो कंट्री वाइज बनते हैं. पर जैसे कि ये जो अप्रूव्ड प्रोडक्ट होते हैं, कंपटीशन लेवल के प्रोडक्ट होते हैं, वो अपना वो सब एक ही तरीके के होते हैं. मगर जैसे डिस्कस हो गई, फॉर एग्जांपल ये जैवलिन हो गई, तो जैवलिन एक $10 की भी आती है और एक डिस्कस $300 की भी आती है. तो यूएस से जो है वो मतलब उनकी कैपेसिटी हायर मार्केट है, तो इट इज़ अ मोर प्रॉफिटेबल मार्केट. तो वहाँ पे जो होता है इश्यूज आते हैं बिकॉज यूएस जो है हमारा एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है. वैसे में सरकार से क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि बजट नज़दीक है, ऑफ कोर्स आपको भी उम्मीदें होंगी कि इंडस्ट्री के जो कंसर्न्स इस वक्त है उसको एड्रेस किया जाए, तो क्या रिकमेंडेशंस हैं, क्या डिमांड्स हैं? गवर्नमेंट से हमने जो अपनी मांगे रखी हैं उसमें बेसिकली हमने एक तो उनसे मांगी है, एक हमारी पहले मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम होती थी जो अब बंद हो गई थी, काफ़ी टाइम से नहीं मिल रहा था उस पर असिस्टेंस. तो हम गवर्नमेंट से, क्योंकि देखिए यूएस अभी इतनी जल्दी रिजोल्यूशन नहीं हो रहा है, तो हम गवर्नमेंट का भी कहना है कि आप दूसरी मार्केट की ओर देखें. तो उसके लिए हमने उनसे मांगी है, मार्केट डेवलपमेंट के लिए एक फंड मांगा है जिससे भी हम एग्जीबिशंस में, फेयर्स होते हैं उसमें जाएं या रिवर्स बायर सेलर मीट्स होती हैं वो करें, मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से. और दूसरा हमने उनसे मांगा है कि ये
हमारे यहाँ पे ये जो जितना स्पोर्ट्स ब्रांड्स हैं उनकी सबकी फेडरेशन होती है इंटरनेशनल, तो उनसे सर्टिफिकेशन लेने के लिए बहुत खर्चा आता है। तो उसमें हमने एक उनसे सब्सिडी मांगी है कि भैया आप सब्सिडाइज करें, एटलीस्ट 50% तक तो करें। तीसरा, हमने उनसे टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन होती है एक्सपोर्ट करने के लिए, उस पर भी एक सब्सिडी मांगी है कि उसमें भी हमें कुछ हेल्प करें। इसके अलावा इस वक्त जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें सरकार भी, जैसा जिसका जिक्र आपने भी किया कि दूसरे मार्केट को आप टैप करो, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह की जो चुनौतियां बनी हैं उसका परमानेंट सोल्यूशन ये है कि हम अपने मार्केट को डाइवर्सिफाई करें। जी, आपने तमाम तरह की मांगे सरकार से की है, लेकिन कौन कौन से ऐसे मार्केट्स हो सकते हैं जहां पर आपका फोकस एरिया हो सकता है एक्सेप्ट यूएस? देखिए ऐसा है, यूएस को हम इग्नोर नहीं कर सकते। वो बहुत बड़ी, हमारी 27% का एक्सपोर्ट यूएस को जाता है, तो एक हमारे लिए बहुत बड़ी मार्केट है, आप एकदम उससे शिफ्ट नहीं कर सकते। एंड वो बहुत वेल पेइंग मार्केट है, तो प्रॉफिट जो आपके मेजर वहीं से आते हैं, तो हम उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते। हम उसमें सरकार से चाहते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी कोई एक अपना ट्रेड एग्रीमेंट साइन करें उनके साथ। बट एट द सेम टाइम डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम आगे भी आ सकती है, समस्या आगे भी खड़ी हो सकती है, तो फ्यूचर के लिए हमें रेडी रहना है। तो कौन कौन से मार्केट? तो देखिए उसमें हम जो अब देख रहे हैं, एक लैटिन अमेरिकन मार्केट है और एक रशियन मार्केट है, जो कि अनटैप्ड है ऑलमोस्ट। इंडिया का एक्सपोर्ट वहाँ बहुत कम होता है, तो अभी हम उन मार्केट की तरफ देख रहे हैं। और अभी हम एक दिल्ली में हमारा स्पोर्ट्स काउंसिल एग्जीबिशन भी लगा रही है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है हमारी काउंसिल जो है, तो उसमें भी हमारा फोकस रशिया और लैटिन अमेरिकन बायर्स में, इसी को देखते हुए। प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा एरिया है जहाँ पे तमाम तरह के इंडस्ट्री जो हैं जिनसे हम सुबह से बात कर रहे हैं, उनका फोकस है, वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को प्रोसेस को ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहिए और इसमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व है उसमें भी कमी लाने की ज़रूरत है। तो क्या इस तरह की चुनौतियाँ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए भी है? देखिए स्पोर्ट्स इंडस्ट्री काफ़ी छोटी और वेल कनेक्टेड इंडस्ट्री है, तो हमारी समस्या इतनी बड़ी नहीं है जितनी एक मतलब हमारी मेजर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो एसएमईज़ हैं, तो हमारी प्रॉब्लम्स छोटी छोटी हैं। जैसे रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम्स है हमारे यहाँ, उस पर हम चाहते हैं कि भाई बहुत कुछ इंपोर्ट्स हैं जो जिस पे एंटी डंपिंग है और इंडस्ट्री में यूज़ होता है वो मटेरियल, तो हम वो चाहते हैं कि भाई गवर्नमेंट उसे सिंप्लीफाई करे, आइडेंटिफाई करे प्रोडक्ट्स, और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए एटलीस्ट छूट दे उन प्रोडक्ट्स पे। दूसरा, हमारी इतनी छोटी इंडस्ट्री कि हमको पता ही नहीं होता कि ये बनता है इंडिया में, तो वहाँ से हमें गवर्नमेंट की तरफ से एक हैंड होल्डिंग भी चाहिए। तो एक ऐसा कुछ बनना चाहिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर टाइप, कि जहाँ पे भाई सब इकट्ठे होके हेल्प मिल पाए हम सब। जो इस वक्त की स्थिति है इंडिया की, जो ओवरऑल स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारा मार्केट इस वक्त है, अगर इसमें गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, कंडीशंस फेवरेबल होते हैं, तो 4 to 5 years डाउन द लाइन ये मार्केट कहाँ तक जा सकती है? देखिए अभी जो हमारा जो फोकस है, जो नीति आयोग से बनाई है जो टास्क फोर्स, उसमें फोकस क्या है, इंडिया का जो भारत का पूरे विश्व में जो परसेंटेज है एक्सपोर्ट की, स्पोर्ट्स में सिर्फ 0.55% है, एज़ कम्पेयर टू चाइना जिसकी मतलब 0.55% करीब, एज़ कम्पेयर टू चाइना जिसकी 60% है। तो वी विल टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी, देखते हैं हम। तो इसमें अभी प्रधानमंत्री जी का नीति आयोग उनका ये है कि 2036 तक जब हमने ओलंपिक गेम्स कराए, नेक्स्ट ईयर 10 ईयर्स में हमें 0.55% से 10% पे, 10 to 15% पे लेके जानी है। तो फोकस तो है। अब कैसे हैंड होल्डिंग कैसे होती है गवर्नमेंट की तरफ से, क्या पॉलिसी बनती है, कोई PLI देते हैं हमें, कि हमारी मांग तो हमेशा से, जैसे हमारे यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही है बिकॉज यहाँ पे लैंड बैंक भी नहीं है, लैंड इज़ वेरी एक्सपेंसिव, NCR में है। प्लग एंड प्ले फैसिलिटी मांग रहे हैं हम उनसे कि ऐसा करिए भाई, आप हमारा एक क्लस्टर फॉर्म करते हैं, हमें प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज़ दीजिए, जैसे गुजरात में दी जाती हैं, तमिलनाडु देता है, सब लोग देते हैं। तो उससे क्या होगा, काफ़ी फिलिप मिलेगा इंडस्ट्री को, और काफ़ी मेरा मानना है कि जो गवर्नमेंट ने बनाया है कि भाई 0.55 से 15% ले जाना, वो फिजिबल है, अचीवेबल है। बट हमारा कैपिटल जो है वो मशीनरी और ऑटोमेशन में लगना चाहिए rather than लैंड में लगना चाहिए। एक आखिरी क्वेश्चन, जो हम कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, आपको उस वक्त डिमांड बढ़ सकती है, उसकी क्या तैयारियां हैं? तैयारी सबकी तरफ से चल रही है। गवर्नमेंट ने ये भी इच्छा जताई है कि आपका 2030 एक टेस्ट गेम्स हो, प्री ओलंपिक्स टेस्ट गेम्स हो, जिसमें मेक इंडिया प्रोडक्ट लगा जाए। तो
सरकार भी कोशिश कर रही है और हमारे निर्यातक और जो मैन्युफैक्चरर्स वो भी लगे हैं कि बाय द टाइम हम अपने ब्रांड्स खड़े कर दें विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ कोर्स। थैंक यू। तैयारी पूरी है। थैंक यू। अब हम मेरठ बजट यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। इंडस्ट्री के साथ तमाम इंटरैक्शन के बाद जो मोटे तौर पर डिमांड की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, उसके हिसाब से जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिमांड है वो ये है कि रॉ मटेरियल्स के ऊपर जो ड्यूटीज़ हैं उसमें कमी लाने की ज़रूरत है। प्रोसेस को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। इस पर जो कॉस्ट इन्वॉल्व है उसमें कमी लाने की ज़रूरत है। एमएसएमई इंडस्ट्री को और ज़्यादा हैंड होल्डिंग देने की ज़रूरत है ताकि जो ग्लोबल अनिश्चितता की स्थिति बनी है उसमें उसको राहत दी जा सके। जहाँ तक स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का सवाल है, उसने स्पेसिफिक मांग रखी है कि एक स्पोर्ट्स क्लस्टर की घोषणा करने की ज़रूरत है ताकि जहाँ प्लग एंड प्ले की फैसिलिटी हो और इंडस्ट्री को एक्सपेंशन में मदद मिले। इसके अलावा एक पीएलआई तर्ज पर स्कीम लाने की भी घोषणा की गई है ताकि जो इस वक्त ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ हैं उसमें जो लॉसेस हैं उसको भरपाई करने में मदद मिल सके। जो सर्टिफिकेशन के ऊपर कॉस्ट है उसमें भी कमी लाने की मांग की गई है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इन तमाम मांगों पर सरकार किस तरीके से रिएक्ट करती है और क्या आगामी बजट जो कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए है, उस बजट में इन सिफारिशों को, इन मांगों को शामिल किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच आप देखते रहिए ET Now स्वदेश और यहाँ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।